निश्चितवानवजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लामल कुरान खलक़ल इंसान अल्लामल बयान। डियर स्टूडेंट, अब जो काम हमने करना है ये आपकी बुक 9th और 10th दोनों को मिलाकर कुछ सेंटेंस ऐसे निकाले हुए हैं जो कि आपने अभी हमने इकट्ठे मिलकर इसे सॉल्व करना है। ये याद रखें कि एक सेंटेंस होता है और उसमें चार जो हैं वो ऑप्शन दिए होते हैं जो कि ऑप्शन डिस्ट्रैक्शन कहलाते हैं। कि ये कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड होता है कि चारों का इस कदर करीब तर जवाब होते हैं कि कंफ्यूज होता है स्टूडेंट या कोई भी कि इसका प्रॉपरली आंसर कौन सा होगा। तो याद रखें कि ये एक बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, ये भी जहन में रखें कि वेरी शॉर्ट टाइम के लिए एक कन्फ्यूज़न देते हैं और वो टू टेक समथिंग कि वो एक तवज्जो जो है वो हटा लेते हैं, कंफ्यूज करते हैं। तो ये एक्चुअली जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं वो एक ट्रैक है, हमारा क्या है, ट्रैक है। अब उसमें हमने ट्रैक में एक रास्ता है उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि वो देखना चाहते हैं कि वो आप उस रास्ते पे सही चल रहे हैं या वो गलत रास्ता जो दिए हुए हैं डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। पहले एक ट्रैक दिखा दिया आपको, फिर बाद में उसको आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप अपने ट्रैक पर सीधा रहते हैं। तो उसके लिए याद रखें किसी भी सब्जेक्ट के कोशिश करें, खा आप इंग्लिश है, मैथ है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, कोई भी सब्जेक्ट है, उसके जो चार जो डिस्ट्रैक्टर दिए होते हैं उनमें से लाजमी बात है एक आपकी की होती है, एक जवाब होता है। बाकी तीन आंसर जो होते हैं इससे रिलेटेड नहीं होते, लेकिन वो किसी न किसी चीज़ का जवाब तो ज़रूर होते हैं, यानी कि कोई ना कोई उसका ताल्लुक़ किसी क्वेश्चन आंसर से लाजमी होता है। तो एक तालिब इल्म के लिए सिर्फ वो चार में से एक आंसर तैयार नहीं करना, बल्कि वो चार आंसर जो दिए हुए हैं उनका पहले वो उनका जवाब निकाल ले, की निकाल ले, इसके रेलिवेंट क्या आएगा, इसके अलावा वो तीन क्या हैं, उन तीनों को, वो तीन के जवाब क्या हैं या वो किन सवालों से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसे भी हम साथ साथ हल करेंगे। तो इसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं हम। द बॉय लाफ्स लाउडली। अब ये कौन सा वर्ब है, इंट्रांसिटिव वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब है, रेगुलर वर्ब है या इर्रेगुलर वर्ब है। तो यहाँ इसका जवाब जो है वो हमने ट्रांसिटिव वर्ब लगाया, तो इसका आंसर जो है वो ट्रांसिटिव वर्ब है। याद रखें कि ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनका ऑब्जेक्ट होता है, यानी जो ऑब्जेक्ट को चाहते हैं, जो किसको चाहते हैं, ऑब्जेक्ट को चाहते हैं। बाज़ औक़ात वो सिर्फ ऑब्जेक्ट ही नहीं होता, ऑब्जेक्ट की जगह एडवर्ब भी हो सकता है और प्रेपोजिशन भी हो सकते हैं। सिर्फ ऑब्जेक्ट ही नहीं होता, बाज़ औक़ात उसके आगे एडवर्ब भी हो सकता है और प्रेपोजिशन भी हो सकता है। लिहाजा अब यहाँ पर लाफ्स जो है वो ट्रांसिटिव वर्ब है। कैसे पता चला? क्योंकि ये ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों भी होते हैं। कुछ वर्ब ऐसे हैं हमारे पास कि वो ट्रांसिटिव भी होते हैं और इंट्रांसिटिव वर्ब भी होते हैं। अब देखिए लाफ जो है वो हमारे पास ट्रांसिटिव वर्ब, यहाँ मैंने बताया आपको कि लाफ जो है वो ट्रांसिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो है वो क्या चीज़ आई है, लाउडली। और लाउडली क्या है, लाजिम बात है, लाउडली क्या है, एडवर्ब है। लाउडली क्या है, एडवर्ब है। अगर एडवर्ब आ जाए, एडवर्ब के अलावा प्रेपोजिशन आ जाए, कोई प्रेपोजिशन के अलावा कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, क्या आ जाता है, कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब होगा। ये क्या होगा, ट्रांसिटिव वर्ब होगा। दोबारा सुन लें,
कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो ट्रांसिटिव भी होते हैं और इंट्रांसिटिव भी होते हैं। तो कैसे पता चलेगा, या इसका हमें कैसे पता चला, क्योंकि बाज़ जगह इसका आंसर जो दिया हुआ है वो ट्रांसिटिव भी दिया हुआ है, कुछ ने इंट्रांसिटिव भी दिया हुआ है। अब इसे हम कैसे डेफिनेट कह सकते हैं कि ये ट्रांसिटिव है, उसके लिए मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी कि अगर इसके बाद एडवर्ब हो, क्या हो, एडवर्ब, ये देखें ये एडवर्ब है जो कि LY एडवर्ब ऑफ मैनर्स है, कि काम करने का सलीका हो जो होता है, या कोई प्रेपोजिशन हो, या ऑब्जेक्ट हो, जैसे लाफ एट है, तो ये भी क्योंकि एट क्या है, इसका प्रेपोजिशन है, तो ये भी क्या हुआ, ये ट्रांसिटिव वर्ब हुआ। अब देखें जी, इसका आंसर जी हो गया। अब इंट्रांसिटिव वर्ब भी हमारी यहाँ बात हो जाती है कि इंट्रांसिटिव वर्ब वो होते हैं जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता। इंट्रांसिटिव वर्ब वो होते हैं जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता, नो ऑब्जेक्ट, इनका ऑब्जेक्ट नहीं होता। दोबारा देख लें, कुछ वर्ब ऑब्जेक्ट भी होते हैं, कुछ वर्ब ट्रांसिटिव भी होते हैं, कुछ इंट्रांसिटिव भी होते हैं। अब मसलन एक और मिसाल देता हूं, आई राइट। अब राइट कहता हूं, दूसरे में आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। अब देखें, राइट जो है वो ट्रांसिटिव भी है और इंट्रांसिटिव भी है, ये डिक्शनरी में देखें तो आप उन्होंने टी लिखा हुआ होता है, सिर्फ टी, कैपिटल टी लिखा हुआ होता है, ये ट्रांसिटिव के लिए आता है, और ये आई जो लिखा हुआ होता है वो इंट्रांसिटिव के लिए आता है। अब यहाँ पर जो राइट है उसके आगे देखें ऑब्जेक्ट नहीं है, नो ऑब्जेक्ट नहीं है, नो ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, लिहाजा ये इंट्रांसिटिव वर्ब हुआ। ये क्या हुआ, इंट्रांसिटिव वर्ब हुआ। यही राइट इसके आगे ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। लेकिन कुछ प्योरली खालिसतन जो होते हैं वो इंट्रांसिटिव वर्ब होते हैं। मसलन गो, कम, स्लीप, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। इसलिए इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वाइज नहीं बनता। जैसे चेंज वॉइसेस थे ना, कि गो, कम और स्लीप जो है ये इंट्रांसिटिव वर्ब हैं, प्योरली इंट्रांसिटिव वर्ब हैं, इनका पैसिव वाइज नहीं बनता है। ऐसा नहीं कहेंगे कि आई गो टू स्कूल, स्कूल इज़ गॉन बाय मी, गलत होगा। क्यों, गो और कम जो है, स्लीप जो है, और भी बहुत सारे हैं, ये इंट्रांसिटिव वर्ब हैं, और इंट्रांसिटिव वर्ब लाजमी बात है इनका ऑब्जेक्ट नहीं होता, लिहाजा इनका पैसिव वाइज नहीं बनता। तो ये आई थिंक ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव कवर हो गया है। अब बात ये हो रही थी कि सिर्फ हमने एक आंसर नहीं देखना, चारों की चारों चीज़ों को कंप्लीट करना है, ताकि ये हमारा एक MCQs ना हो बल्कि 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब रेगुलर वर्ब और इनरेगुलर वर्ब कौन से होते हैं, जी रेगुलर वर्ब वो होते हैं, मसलन प्ले है, प्लेड, और थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या होगी, प्लेड। तो इसका मतलब ये हुआ जो ईडी वाले या जिनके आखिर में डी होता है, वो रेगुलर वर्ब होते हैं। वो क्या होते हैं, रेगुलर वर्ब होते हैं। और याद रखें कि रेगुलर वर्ब को वीक वर्ब भी कहते हैं। कौन सा वर्ब कहते हैं, वीक वर्ब भी यही कहलाते हैं, वीक, कमज़ोर वाला। अब प्ले, प्लेड, प्लेड, यानी कि जिनके आखिर में डी होता है। अब देखिए कुछ ऐसे हैं जो कि वॉल्स की चेंजिंग से, या जो जिनके आखिर में ईडी नहीं होता, गो, वेंट, गॉन, इस तरह राइट, रोट और रिटन। अब ये जो है, ये हमारे पास क्या है, ये इनरेगुलर वर्ब हैं। ये कौन से वर्ब हैं, इनरेगुलर वर्ब हैं, ये इनरेगुलर वर्ब हैं। गो, वेंट, गॉन, क्योंकि ये ईडी से नहीं बनते, ये वॉल्स की चेंजिंग से यूं कह लें कि बन जाते हैं, लिहाजा ये इनरेगुलर वर्ब हैं। तो डी या ईडी वाले
डी जिनके आखिर में डी या ईडी हो, वो जिनकी ये भी निशानी है कि दूसरी और तीसरी फॉर्म एक जैसी होती है, उन्हें हम वीक वर्ब कहते हैं। और जो गो वेंट गॉन या राइट रोड रिटर्न, ये इनरेगुलर वर्ब कहते हैं इन्हें, और इनका दूसरा नाम भी स्ट्रॉन्ग वर्ब भी है। ये क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग वर्ब। ये स्ट्रॉन्ग वर्ब भी हैं। क्यों स्ट्रॉन्ग है? देखिए, वेंट का हर हाल में हमें पता चल जाता है, फिक्रे में हो या ना हो, वेंट का हमें पता चल जाएगा कि वेंट जो है वो सेकंड फॉर्म है, लिहाजा ये इनरेगुलर वर्ब है। और इनरेगुलर जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग वर्ब होते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग बात है कि वेंट। प्लेड के बारे में हम स्ट्रॉन्ग बात नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जब तक ये सेंटेंस में ना आ जाए हमें पता नहीं चलेगा कि ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। जी नेक्स्ट है वी आर स्टडीइंग इंग्लिश। दोबारा मैं इस बात को रिपीट कर दूं कि हमारा टॉपिक सिर्फ ये नहीं है कि हमने सिर्फ एक आंसर तैयार करना है, बल्कि वो ठीक है आंसर भी हमारा होना चाहिए, उसके अलावा जो 3 और हैं डिस्ट्रैक्टर जो हैं हमारे पास, जो कंफ्यूज स्टेटमेंट ऑफ माइंड है, उसको भी हमने सॉल्व करना है। ये नेक्स्ट है वी आर स्टडीइंग इंग्लिश। अब देखें यहाँ आ, एन, द और नन ऑफ देम लिखा हुआ है। पहली बात तो ये देख लें कि इसका यहाँ पर जो बुक्स में आंसर दिए हुए होता है वो नन ऑफ देम दिया हुआ है कि इनमें से कोई नहीं आता, ए, एन और द। लेकिन याद रखें कि जब इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश और द इंग्लिश का फ़र्क भी हमने पहले एक दफ़ा डिस्कस किया था, दोबारा इसी को दोहराता हूँ कि इंग्लिश और द इंग्लिश का फ़र्क क्या होगा कि इंग्लिश से मुराद तो लैंग्वेज है। याद रखें ज़बान ज़बान होती है, और क्या करते हैं, इट इज़ मीन ऑफ टू एक्सप्रेस टू आवर फीलिंग थॉट्स। ये जो इमोशन होते हैं, हमारे जो जज्बात होते हैं, एहसासात होते हैं और ख्यालात होते हैं, उनके इज़हार का एक ज़रिया है। ज़बान क्या होती है? अगर हम छोटी सी डेफिनेशन ज़बान की करें तो लैंग्वेज क्या होती है? ये लैंग्वेज होती है हमारे ख्यालात का, हमारे जज्बात का, ये एहसासात के इजहार का एक ज़रिया होती है। तो इंग्लिश में और द इंग्लिश में फ़र्क ये होगा कि इंग्लिश से मुराद तो लैंग्वेज है, जो अभी बताया कि लैंग्वेज जो है वो इजहार का ज़रिया है। किस चीज़ के इजहार का? ज़बान के इजहार का, यानी ज़बान जो है वो इजहार का ज़रिया हमारे पास, जज्बात का, थॉट्स का, इमोशन, जज्बात का, फीलिंग्स, एहसासात के इजहार का ज़रिया है। तो ये इंग्लिश है। लेकिन जब द इंग्लिश की बात करेंगे, द इंग्लिश की बात करेंगे तो इससे मुराद क्या होगा? नेशन होगी। क्या होगी? नेशन होगी, यानी कौम मुराद लेंगे। इससे मुराद क्या लेंगे? कौम। अब यहाँ देखें वी आर स्टडीइंग इंग्लिश। अब दूसरी बात यह है कि ए, एन, द और नन ऑफ देम। अब इसके आंसर जो बुक में दिए हुए हैं मुख्तलिफ में, उसमें नन ऑफ देम दी हैं। लेकिन अगर हम इसी को देखें कि वी आर स्टडीइंग द इंग्लिश कर लें, तो क्या ये फ़िक्रा कि हम अंग्रेज़ों का, यानी अंग्रेज़ कौम का मुताला कर रहे हैं, तो क्या ये गलत होगा? ये मैं आपके जहन में, यानी कि ये आप खुद इसको देखें कि क्या वी आर स्टडीइंग इंग्लिश। अब इसमें वी आर स्टडीइंग इंग्लिश यहाँ मुराद अगर हम लेते हैं लैंग्वेज, अगर हम मुराद लेते हैं लैंग्वेज, तो फिर इसमें नन ऑफ देम इसका आंसर है। फिर इसका आंसर क्या है? नन ऑफ देम है, कि इनमें से कोई नहीं है। क्योंकि आ जो है ये आर्टिकल्स है, ये हमेशा सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। मसलन दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ बुक, ये बुक जो है वो हमारे पास सिंगुलर कॉमन नाउन है, लिहाजा आ इस्तेमाल हुआ। अब इसके अलावा एन कहाँ इस्तेमाल होता है? एन जो है वो वॉल्स के साथ इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर वॉल्स नहीं भी है, ही इज़ एन LLB, शाहीन और रफ़ीक इज़ एन शाहीन और रफ़ीक इज़ एन LLB। शाहीन और रफ़ीक जो है वो LLB है, एन LLB कहलाएगा। क्यों? LLB अगरचे वॉल्स नहीं है, अगरचे वॉल्स नहीं है, लेकिन अलिफ की आवाज़ यानी वॉल साउंड दे रहा है, वॉल साउंड दे रहा है। सर अब्दुल तवाब वाज एन
NSS इन इंग्लिश, वो इंग्लिश के SS हैं। अब NSS जो है, S और S, ये भी हमारे पास वॉल साउंड दे रहा है, ये भी क्या दे रहा है, वॉल साउंड दे रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ वॉल्स को कंसीडर करें या एग को करें या ऑरेंज को करें। LLB है, NSS है, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जो वॉल साउंड देगा उनके साथ हमने उनके साथ एन का इस्तेमाल करना है। और दा का इस्तेमाल तो बेइंतहा ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। चीदा चीदा इसके दा के इस्तेमाल भी हम थोड़े से ऐसे टच कर लेते हैं, अगरचे कि वो पूरे इस टाइम नहीं हो सकते, फिर भी दा जो है ये आम तौर पर जो आप ग्रामर की बुक्स देखते हैं, कहानियाँ देखते हैं, once there was a lion, once there was a dog, अब once there was a dog, फिर दूसरा सेंटेंस जो होता है वो होता है द डॉग वॉज वेरी थर्स्टी। अब पहले अ डॉग कहा, फिर द डॉग कहा। चूँकि जब एक चीज़ का जिक्र बार बार आता जाता है, ख़ास बन जाती है, तो फिर दा का इस्तेमाल करते हैं। एक दा का इस्तेमाल ये है। दूसरा दा का इस्तेमाल ये भी कि तमाम हमारी जो बुक्स हैं, होली बुक्स हैं, द होली कुरान, द बाइबल, जो भी हैं, इनके साथ भी दा का इस्तेमाल होता है। जितने हमारे पास दरिया हैं, द सतलुज, द रावी, ये नेम ऑफ द इंडस अखबारों के नाम हैं, द जंग, द नवाए वक्त, इनके साथ इस्तेमाल होता है। बस ये याद रखिएगा कि प्रॉपर नाउन के साथ दा का इस्तेमाल नहीं आता, प्रॉपर नाउन के साथ दा का इस्तेमाल नहीं आता। कंपैरेटिव में भी बाज़ आ जाता है, द मोर के साथ भी इसका इस्तेमाल आता है। तो ये दा का आ गया, नन ऑफ देम। तो यहाँ पर ये इसका जहन में रखें कि अगर हम दा इंग्लिश लगा देते हैं तो आई थिंक कि वो भी कि हम अंग्रेज़ों का मुताला कर रहे हैं, ठीक है, कौम का, तो वो भी ठीक है। लेकिन अगर ये लैंग्वेज के तौर पर आएगा, दोबारा देख लें कि इंग्लिश और द इंग्लिश का फ़र्क, द इंग्लिश से मुराद लैंग्वेज होगी, द इंग्लिश से मुराद लैंग्वेज नहीं होगी, सॉरी, द इंग्लिश से मुराद लैंग्वेज नहीं होगी, कौम होगा, यह भी लिखा था। और इंग्लिश से मुराद लैंग्वेज होगी, ज़बान होगी। जी नेक्स्ट है, हाउ कोल्ड द नाइट इज़। अब देखें इसमें ये कौन सा, दिस इज़ आ या एन सेंटेंस, ये कौन सा है, एजरेटिव है, इंटरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या इम्पेरेटिव है, कौन सा सेंटेंस है। तो लाजमी बात है इसके लिए भी हम इसका जो आंसर है वो देखें, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। कौन सा मार्क लगा हुआ है, एक्सक्लेमेशन। अगरचे हाउ भी है जो कि क्वेश्चन या इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है, लेकिन यहाँ पर देखें ये हैरत के लिए आया है, तो यहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क आया है, तो इसका जो आंसर होगा वो ये, दिस इज़ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जबकि एक सादा फिक्रा जो होता है, ये एक सादा फिक्रा जो होता है, मिसाल के तौर पर ही इज़ आ स्टूडेंट, ही इज़ अ स्टूडेंट, ये एक सादा फिक्रा है, एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है, सादा फिक्रा है, लिहाजा ये एडजेक्टिव सेंटेंस होगा। इंटरोगेटिव कोई भी क्वेश्चन जो होता है, डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, तो ये अगर हेल्पिंग वर्ब लाजमी बात है, हेल्पिंग वर्ब के बगैर याद रखें कोई भी क्वेश्चन सेंटेंस नहीं बन सकता। नो सेंटेंस कैन मेक विदाउट क्वेश्चन इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बगैर कोई भी सवालिया फिक्रा नहीं बनता। तो अपनी तरफ से जो लगाए जाते हैं वो तीन हेल्पिंग वर्ब हैं, डू, डज और डिड। डू, डज और डिड, बगैर हेल्पिंग वर्ब पे कोई सवाली फिक्र नहीं बनता। डू, डज, डिड को फिक्रे के मुताबिक यानी कि डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनेट में आते हैं और डिड जो होता है वो पास इंडेफिनेट में आते हैं। अगर ये नहीं है इनमें तो अपनी तरफ से लगते हैं और अपनी तरफ से ये तीन लगते हैं। बाकी जितने भी टेंसेस दिए हुए हैं उन सब के अंदर हेल्पिंग वर्ब मौजूद होता है। उनको बाद नॉट लगा दे तो नफ़ी फिक्रा बन जाता है और अगर उसे शुरू में ले आए तो वो क्वेश्चन सेंटेंस बन जाता है। तो ये इंटरोगेटिव हो जाता है। एक्सक्लेमेटरी के बारे में आ गया कि ये व्हाट अ ब्यूटीफुल
सीनरी, क्या ही खूबसूरत। तो लाजिम बात है इसके आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा हुआ होता है। याद रखना कि हमने सिर्फ लफ्ज़ को नहीं देखना, उसके आगे पीछे मज़ीद अल्फाज भी देखने हैं। अब वट आ कह दिया तो वट आ हैरत के लिए आता है। वट आ, हाउ देखें आप, हाउ कोल्ड, तो ये यहाँ पर इंटेरोगेटिव इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी हैरत के लिए आ रहा है। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस ये वो सेंटेंस होते हैं जो कि हुक्मिया फ़िक्रे कहलाते हैं, जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है टू डू समथिंग, या किसी काम से मना किया जाता है। दो बातें होती हैं, तीसरी बात इसमें नहीं होती। किसी काम के करने का हुक्म दिया जाता है या किसी काम के करने से रोका जाता है। याद रखें कि इसकी निशानी ये है कि ये फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। शट द विंडो, ओपन द डोर, राइट दिस लेटर, ये सारे के सारे फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे हैं। जो पहली फॉर्म से शुरू हो रहे हैं, लाज़मी बात है ये फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे हैं, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। याद रखें अकेली फॉर्म भी, फर्स्ट फॉर्म भी एक जुमला है, एक सेंटेंस है। शर्त यह है कि उसको हम कैपिटल में डाल के फुल स्टॉप लगा दें, कैपिटल में डाल के फुल स्टॉप लगा दें, तो ये भी एक हमारे पास सेंटेंस बन जाता है। गो, जाओ, ये इम्पेरेटिव है। ये क्या है? इम्पेरेटिव है। प्ले, फुल स्टॉप लगा के पी कैपिटल कर दें, प्ले खेलो। रीड, आर कैपिटल हो और रीड के बाद फुल स्टॉप लगा दें, पढ़ो, तो ये भी क्या है? एक सेंटेंस बन जाता है। इसमें याद रखें कि यू इस्तेमाल नहीं होता लेकिन होता है। बड़ी अजीब सी बात है कि यू इस्तेमाल नहीं होता लेकिन होता है। कैसे? ये याद रखें कि जिसको हुक्म दिया जाता है वो अंडरस्टूड बात है, वो अंडरस्टूड बात है। क्या अंडरस्टूड बात है? कि वो यू है, जिसको हम हुक्म दे रहे हैं, जिसको किसी काम के करने का कह रहे हैं, किसी काम के करने से मना कर रहे हैं, वो अंडरस्टूड बात है, वो यू है। चूँकि वो अंडरस्टूड बात है, लिहाजा अंडरस्टूड बात को हम बार बार यू नहीं लिखते, अगरचे कि इसमें यू है, वो यू हिडन है, छुपा हुआ है, यानी कि वो एक अंडरस्टूड बात है, लिहाजा यू को इस्तेमाल नहीं करते। तो अगर ये फर्स्ट फॉर्म से शुरू है तो हम कह देंगे कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। दोबारा सोच लें, समझ लेंगे इस चीज़ को कि हम जब तक ये चारों चीज़ें कर लेंगे। अब देखें, हम सिंपली बात है कि हमने सिर्फ तीन MCQs किए हैं, लेकिन ये 3 का नहीं किए हमने। याद रखें कि 12 चीज़ें हमने 12 चीज़ों के बारे में लर्न कर लिया है। तो ये सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं है, दूसरे सब्जेक्ट में भी आप कोशिश करें कि जो आंसर दूसरे दिए हुए हैं, जो आपके डिस्ट्रैक्टर हैं, ठीक है, उनको भी आप तैयार करें। तो इस तरह नॉलेज बहुत ज़्यादा क्लियर होता है और ज़्यादा इजाफा होता है। जी, नेक्स्ट है वी वॉच हिम गो। इसके 4 ऑप्शन हैं कि अंडरलाइन जो है गो, ये पास्ट पार्टिसिपल है, जेरेंड है, इन्फिनेटिव है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब ये मैंने आपको बताया था कि पहली फॉर्म जो होती है, फर्स्ट फॉर्म जो होती है, ये बेसिक फॉर्म जो होती है वो इन्फिनेटिव होती है। वो क्या होती है? इन्फिनेटिव होती है। इसके बारे में मैंने आपको 2 बातें बताई थी कि अगर ये टू के साथ है तब भी ये इन्फिनेटिव है, अगर बगैर टू के साथ है तब भी इन्फिनेटिव है। लेकिन फ़र्क थोड़ा सा ये हो जाता है कि जो टी के साथ टू के साथ आती है तो ये कंप्लीट इन्फिनेटिव हो जाता है। कंप्लीट, इसके और भी नाम हो सकते हैं, कंप्लीट इन्फिनेटिव है। और बगैर टू वाला जो होता है वो बियर इन्फिनेटिव कहलाता है। क्या कहलाता है? बियर इन्फिनेटिव। ये बियर इन्फिनेटिव कहलाता है। अब है तो इन्फिनेटिव ना। देखें, ये ज़हन में रखें कि बाद हमारा कंसेप्ट जो होता है वो टू वाला ज़हन में है। याद रखें, टू हटा दें, सिर्फ टू नहीं होता। बाज़ वर्ब ऐसे होते हैं जो बगैर टू के आते हैं बाज़ अल्फाज के साथ। तो यहाँ पर जो है वो आप देखेंगे वी वॉच हिम गो, तो गो जो है ये हमारे पास क्या है? इन्फिनेटिव है। क्या है? इन्फिनेटिव है।
चूँकि यहाँ 9th में या 10th में वो कंप्लीट या बेयर इन्फिनेटिव की बात नहीं होती कि हम उसे याद करते फिरें, बार कर लें तो बहुत अच्छी बात है कि बगैर टू वाला बेयर इन्फिनेटिव होता है और टू वाला कंप्लीट इन्फिनेटिव होता है। तो ये है इन्फिनेटिव। जेरेंड क्या होता है? जेरेंड जो होता है ये आईएनजी फॉर्म होती है। जेरेंड क्या होता है? आईएनजी फॉर्म होती है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आईएनजी फॉर्म होती है। अब देखें एक एग्जांपल इसकी ये है, अगर आईएनजी वाली फॉर्म से पहले कोई प्रेपोजिशन है, आईएनजी वाली फॉर्म से पहले, आईएनजी फॉर्म से पहले कोई प्रेपोजिशन है तो ये जेरेंड है। और अगर शुरू में है, अगर शुरू में है, मिसाल के तौर पर कुकिंग इज़ माई हॉबी। अब कुकिंग कहाँ गया? शुरू में आ गया, एज ए सब्जेक्ट आ गया, यानी कि एक चीज़ का टॉपिक आ गया। तो ये जब शुरू में आ जाएगा तब भी ये क्या होगा? जेरेंड होगा। इसका हमने पहले भी किया था कि आई लाइक पेंटिंग, आई लाइक पेंटिंग, मैं पेंटिंग पसंद करता हूँ। अब ये एंड में आ गया, एज ए कम्प्लीमेंट आया, तब भी ये जेरेंड है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल के मुतालिक बताया कि ये जो है ये वर्बल, ये एडजेक्टिव और वर्ब है, यानी पार्टिसिपल। और ये जो है ये वर्बल नाउन है। जेरेंड क्या है? वर्बल नाउन है। ये वर्बल एडजेक्टिव है। ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्बल एडजेक्टिव है। और जेरेंड क्या है? वर्बल नाउन है। अब इन्फिनेटिव के बारे में भी होंगे। पास्ट पार्टिसिपल जो है ये हमने पहले भी जिक्र किया था कि थर्ड फॉर्म जो होती है, जो थर्ड फॉर्म होती है वो पास्ट पार्टिसिपल होती है। नेक्स्ट देखें, द मोमेंट विच इज़ लॉस। अब देखें विच को अंडरलाइन किया हुआ है और विच के बारे में ये है कि ये कौन सी हालत है? ये इंडेफिनिट है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है, या रिलेटिव प्रोनाउन है, या क्वेश्चन प्रोनाउन है। याद रखें अगर विच दरमियान में आ जाए, सेंटेंस में आ जाए, तो ये कंजंक्शन होता है, मिलाता है, जुमलों को आपस में मिलाता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन है। ये कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है? क्योंकि ये द मोमेंट को और इज़ लास्ट को ये आपस में कनेक्ट कर रहा है, लिहाजा ये रिलेटिव है। याद रखना कि WH वाले जितने भी हैं, हु है, हुम है, हुज है, विच है, व्हाट है, ये अगर शुरू में होंगे तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होंगे। और अगर ये दरमियान में हैं, तो ये क्या होंगे? रिलेटिव प्रोनाउन होंगे। ये क्या होंगे? रिलेटिव प्रोनाउन होंगे। नेक्स्ट और लास्ट, ये जो आपके 9th की बुक का जो लास्ट सेंटेंस दिया हुआ है, इफ़ आई वर यू आई शुड नॉट डू दैट। इफ़ आई वर, अब यहाँ एक आप बात देख रहे हैं कि आई के साथ वर का इस्तेमाल किया हुआ है। आई के साथ किसका? वर का। अब यहाँ जो ऑप्शन है हमारे पास के पूछा क्या जा रहा है कि ये कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है? फर्स्ट टाइप कंडीशनल सेंटेंस है, सेकंड टाइप है, थर्ड टाइप है, या नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं है। तो याद रखें ये सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है, क्योंकि एक हिस्से में इसके सेकंड फॉर्म है और दूसरे हिस्से में वुड, शुड, कुड और पहली फॉर्म होती है। वुड, शुड, कुड और पहली फॉर्म होती है, डू पहली फॉर्म है, लिहाजा ये सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है। अब जहाँ तक बात रही कि आई के साथ वर, तो यकीनन जब कोई हैरत या ख्वाहिश की बात होती है, तो इनके साथ बेशक ही हो, शी हो, जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा। वुड दैट आई वर रिच, वुड दैट आई वर रिच। अब देखें आई वर कहाँ है, तो वुड दैट के साथ भी बेशक ही हो, ही वर, शी वर, आई वर, यानी उसमें प्लूरल इस्तेमाल होगा। शी क्राइड एज इफ़ शी वर, तो एज इफ़ के साथ भी शी वर आएगा, शी वर मेड। शी क्राइड एज इफ़ शी वर मेड, वो शी है, ही है, इनके बाद जो प्लूरल जो है वो इस्तेमाल होगा वर्ब। थैंक यू जी।